A very good afternoon to all of you. As we all know, 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। पूरे देश भर में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हेपेटाइटिस के प्रति, जो कि बहुत ज़रूरी भी है जानना। इसीलिए आज हम कॉल फॉर केयर में बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस A, B, C, D and E काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं और साथ साथ कैसे फैलती हैं, इसके क्या सिम्टम्स और साइंस है और किस तरह से हेपेटाइटिस से बचाव किया जाए, इसके बारे में जानेंगे अपनी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा के साथ। डॉक्टर विभा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विभा, जैसे कि मैंने कहा कि इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि हेपेटाइटिस किस तरह से फैलता है। देखिए, वैसे तो वाटर बॉर्न डिजीज़ है और गंदा खाने से, गंदा पानी पीने से, गंदे पानी में कुकिंग करने से। रादर कई बार हम सोचते हैं कि पानी तो हमने साफ पिया है, लेकिन जिस पानी से सब्जियां धोई गई हैं या जिसमें कुकिंग की गई है वो भी उतना ही साफ होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस की बात करें तो रिसाइकलिंग ऑफ इंजेक्टेबल नीडल्स के साथ फैल सकता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर किसी को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है और वही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया किसी को, तो वहाँ फैल सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हाइजीन का, एनवायरमेंटल जो हाइजीन है उसका होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसे रोकने के लिए सेल्फ हाइजीन, क्या आप खा रहे हैं, किस तरह से बना हुआ खा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको अवेयर होना चाहिए कि आपका जो पानी का सोर्स है वो क्या है। रादर दूध भी कम से कम 2 से 3 उबाल देने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए जब आप कोई इंजेक्टेबल मेडिसिन लेते हैं तो उसमें प्रॉपर डिस्पोजेबल सिरिंज के अलावा भी हाइजीन के प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए। ओके, हमने कहा कि इन्फेक्शियस डिजीज है, तो किस तरह के इन्फेक्शन से ये डिजीज और ज़्यादा फैल जाती है? देखिए, जब टिपिकल एक वायरस है जो इस डिजीज को फैलाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो वायरस भी ग्रो करता है गंदी जगह पे, गंदे पानी में। बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज है। तो पानी अगर गंदा पिया जाएगा या गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, रादर हम जब ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तब भी कुछ ना कुछ पानी का इंटेक हमारे अंदर जाता है। तो वो भी पानी उतना ही क्लीन होना जरूरी है जितना कि हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए कॉन्शियस रहते हैं। तो किस पानी से हम ब्रश कर रहे हैं, किस पानी से हम सब्जियां धो रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जो रेगुलर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनका लिवर वैसे ही वीक हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी इसका अटैक बहुत इजीली हो जाता है। ओके, तो जो लोग अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल किसी भी सेंस में अच्छी नहीं होती शरीर के लिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी को सीधा आपके शरीर में ले आती है और साथ ही साथ इससे लिवर भी बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। और जैसे कि हम बात करें हेपेटाइटिस की, इससे भी लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। वो कैसे? देखिए, अगर आपका लिवर फंक्शनिंग ठीक नहीं है तो नंबर 1 आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा ना सिर्फ ये, लिवर के ठीक फंक्शनिंग ना करने की वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके अंदर रहने शुरू हो जाते हैं। जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं होने लगता है। आपको पहले जॉन्डिस होता है और उसके बाद बाकी लिवर की डैमेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब लिवर के सेल्स, जो हेल्दी सेल्स हैं, वो जब डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं तो कैंसरियस सेल्स की जो बढ़ोतरी है वो होने लगती है। तो बार बार लिवर में इन्फेक्शंस हो जाना या बार बार लिवर की डिसफंक्शनिंग होना या सिरोसिस का होना, ये सारी चीज़ें फिर लीड करती हैं कि लिवर का कैंसर हो जाता है, जो बहुत फेटल है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता पेशेंट और डॉक्टर दोनों को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। इसलिए वैक्सीनेशन आजकल जो अवेलेबल है वो तो लगवा ही लेनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जितने भी मेजरमेंट्स हैं अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए उन पर ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और साथ ही साथ हेपेटाइटिस के लिए भी फ्री कैंपेन्स लगते हैं, फ्री वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो वहां जाकर भी अपना वैक्सीन ले सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। अगर बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की या इसके साइंस एंड सिम्टम्स की, तो हेपेटाइटिस के इन जनरल लोगों में क्या साइंस एंड सिम्टम्स नजर आते हैं? देखिए, पहले जॉन्डिस होने जैसे सिम्टम्स होते हैं, बॉडी का, नेल्स का, टंग का, आंखों का जो कलर है वो पेल येलो होना शुरू हो जाता है। यूरिन का कलर डार्क येलो, जैसे सरसों का तेल होता है उस तरीके का रंग होना शुरू हो जाता है। वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, बुखार हाई ग्रेड फीवर का रहने लग जाता है। तो ये सारे एक सिम्टम्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि पहले आपको अपना टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस करा लेने चाहिए। और जब आप जॉन्डिस के लिए, यानी कि बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट जब आपकी बॉडी में या यूरिन में या ब्लड में बढ़ जाते हैं अपनी नेचुरल रेंज से, तब वो जॉन्डिस की शुरुआत है। और किस तरह का इन्फेक्शन है उस जॉन्डिस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है ये देखने के लिए कि कौन सी तरह का हेपेटाइटिस है। रादर A, B, C, D, E और E जो हैं उनमें जो हेपेटाइटिस B है वो सबसे ज़्यादा फेटल है। जो हेपेटाइटिस A है वो ओवर द पीरियड, क्योंकि
क्योंकि लिवर में एक खास क्वालिटी भी होती है कि अपने आप को ये रिजुविनेट करता है, लेकिन उस रिजुविनेशन के लिए भी अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग डाइट बहुत जरूरी है। जिस तरीके से एलोपैथी में कहा जाता है कि लिवर सेल्फ रेमिटिंग डिजीज है या सेल्फ रीजनरेट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये फेटल है, लेकिन आयुर्वेद में डेफिनेटली ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत जल्दी लिवर को रीजनरेट करने की शुरुआत में उसकी हेल्प करती हैं। और जो वो डाइट एडवाइस की गई है आयुर्वेद में बहुत पहले ही, पांडु कामला, यानी कि जब पीलिया की शुरुआत है उसको पांडु कहते हैं, जब हेपेटाइटिस हो जाता है यानी कि लिवर में स्वेलिंग भी आ जाती है और डिसफंक्शनिंग भी शुरू हो जाती है, उसको कामला रोग कहा गया है। तो बड़े इजी और बहुत अच्छे इलाज हैं इसके लिए, उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन जरूर करानी चाहिए, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया है तो जितना भी आयुर्वेद में दिनचर्या और भोजनचर्या और बेसिकली जो दवाइयां बताई गई हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, हेपेटाइटिस की कोई स्पेसिफिक एज भी होती है विभा जी, कि किसी एक स्पेसिफिक एज में हेपेटाइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस बहुत छोटी एज से लेके और वो बहुत ओल्ड एज तक हो जाता है, और अदर बहुत बार तो पता नहीं चलता है कि जॉन्डिस हुआ है और बी और सी, आजकल तो इन्वेस्टिगेशंस होने लग गए हैं, लेकिन जनरली अचानक पता चलता है कि उस तरह का फेटल इन्फेक्शन है और उस टाइम नहीं समझ में आता कि क्या किया जाए और दवाइयां भी रिस्पॉन्स करेंगी कि नहीं करेंगी। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही अगर आपको अपनी बॉडी में इंडाइजेशन के या इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया है या जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं, तो इसका इलाज अतिशीघ्र कराना चाहिए। ओके, हेपेटाइटिस के बारे में हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात की कि कौन से कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हाइजीन का भी ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जनरली लोग करते हैं, लेकिन कुछ एक इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो हेपेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। देखिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर कम है तो कोई भी वायरल अटैक आपकी बॉडी के ऊपर जब होगा तो आप उसके शिकार बन जाएंगे। तो आपकी इम्यूनिटी का ठीक होना जरूरी है, लिवर का हेल्दी रहना जरूरी है। आपको जो आपका पहले लाइफस्टाइल रहा है उसमें अगर अल्कोहल का और टबैको का सेवन नहीं रहा है, इसके अलावा भी जो लोग ये सेवन नहीं करते हैं, अगर उनका भी खाना पीना अगर ठीक नहीं है, इसमें हाइजीन ही बहुत बड़ा फैक्टर है। हाइजीन, हाँ, वाटरबॉर्न डिजीज है, हाइजीन ही बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी बॉडी में के अंदर जो आप डाल रहे हैं खाना वो उतना हाइजीनिकली नहीं है, या बाहर का जो एनवायरनमेंट है जहां आप रहते हैं वहां उतनी अगर सफाई नहीं है, तो किसी भी बॉडी पे ये अटैक कर सकता है। लेकिन जो अल्कोहल लेते हैं उनका लिवर वैसे ही थोड़ा वीक होता है, इस वजह से उनके ऊपर अटैक ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ओके, मतलब बहुत जरूरी है कि अपने घर के साथ साथ अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स, अपनी जो सोसाइटी में आप जहाँ रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, उसको भी स्वच्छ रखने की कोशिश करें, क्योंकि एनवायरनमेंट का स्वच्छ होना अल्टीमेटली आपकी हेल्थ पर सीधा असर करता है। इससे आपके बॉडी पार्ट्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग रहती है, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठकर हमें वॉक करना चाहिए, इससे हम फ्रेश एयर इनहेल करते हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस से मुझे लगता है और किसी भी बीमारी से बचने के लिए बाहर के एनवायरनमेंट को भी साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ हम बात करेंगे एक कॉलर के साथ। हेलो, अभी रिया हमसे फोन लाइन पर बात करेंगी। जी रिया। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून रिया। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मुझे यूरिन पास करते हुए मुझे खुजली होती है। ओके। हेपेटाइटिस, और उसके मुंह पे हमेशा खुजली रहती है, क्या वो हेपेटाइटिस के सिम्टम्स में है? ओके, एज कितनी है आपकी रिया? 38 ईयर्स की हैं। इन्होंने कहा कि यूरिन पास करते वक्त इन्हें खुजली महसूस होती है, क्या कर सकती है? नहीं, ये हेपेटाइटिस के सिम्टम बिल्कुल नहीं है, अनलेस कि आपका जो यूरिन है वो डार्क येलो आता हो। और डार्क येलो भी जिस तरीके से सरसों का तेल का कलर होता है, इस तरीके का अगर डार्क कलर है आपके यूरिन का, तो आप ज़रूर उसको टेस्ट करा लें और आपको पता लगना चाहिए कि कहीं बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट की जो मात्रा है वो आपके यूरिन में ज़्यादा तो नहीं हो गई है। अगर है तो उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन खुजली होने का कारण इन्फेक्शन दूसरा है, जिसको हम हेपेटाइटिस बी नहीं कह सकते हैं। इन्फेक्शन भी दो तरह का हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जिस तरीके का भी इन्फेक्शन है उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले, जाते आदि तेलम आप अपने उस एरिया पे लगा सकती हैं, और पानी ज़्यादा पिएं ताकि यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो और आपको ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े यूरिन पास करने के लिए। और साथ में आपको लेना है वर्णादि कषायम और पुनर्नवादि कषायम, दोनों में से 3-3 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले पानी मिला के थोड़े दिन ऐसा लेंगी तो ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। लेकिन यूरिन के कलर के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट कराना आपके लिए बेहद जरूरी है। स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स की बात करें तो हेपेटाइटिस फैलने के क्या कोई और रीजंस हो सकते हैं, या फिर फीमेल्स किस बातों का ख्याल रख सकती हैं अगर उन्हें हेपेटाइटिस है या फिर हेपेटाइटिस होने के चांसेस हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।
अकॉर्डिंग टू WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 30 से 35 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी की चपेट में आ जाते हैं। वैसे अगर आप हेपेटाइटिस के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं या फिर आपको या आपके घर में किसी को हेपेटाइटिस है और आप चाहते हैं कि इससे मिल जाए उन्हें निजात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0120-251-6251। I'll repeat, it's 0120-251-6251। अभी इसी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर बात की जाए स्पेसिफिकली फीमेल्स की, जैसे कि मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो जानने चाहिए फीमेल्स को, या कुछ ऐसे रीजंस हैं जो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए होते हैं हेपेटाइटिस होने के? देखिए, कुकिंग जितनी भी होती है सब फीमेल्स के हाथों ही होती है। राइट। तो किचन का क्लीन होना बेहद ज़रूरी है। किचन में पानी का क्या इस्तेमाल हो रहा है, ना सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाकी का पानी जिसमें सब्जियां बन रही हैं या जिसमें सब्जियां धोई जा रही हैं बेसिकली, और दूध का अच्छे से, आजकल जैसे पैकेट से दूध आता है पॉइस्चराइज्ड होता है, लोग कहते हैं कि इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। दूध को हमेशा 2 से 3 बॉयल देने के बाद ही वो कंज्यूम करना चाहिए। आजकल का जो मौसम है, मानसून है, पानी हर तरह से कंटेमिनेटेड आ रहा है, तो पानी बॉइल्ड करके ढक के रखा हुआ पानी जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ज़्यादा करना वो फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो खाना बन रहा है वो लेफ़्ट ओवर खाना इस्तेमाल ना किया जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। बाज़ार के कटे हुए फ्रूट्स के अलावा भी घर में जो फ्रूट्स खाने हैं वो फ्रेशली कट करने के बाद, आजकल मैंने पेरेंट्स को बहुत देखा है कि टिफ़िन में बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में जो फ्रूट्स हैं काट के साथ में दे देते हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। फ्रूट कभी भी आधे घंटे से ज्यादा कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, कोई भी फ्रूट हो। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जब फ्रूट कटा हुआ रह जाता है तो उसका कलर चेंज होने लगता है, उसमें एक टिपिकल स्मेल एक आनी शुरू हो जाती है जो इंडिकेट करती है कि जो इसका कंजप्शन है वो 10-15 मिनट में हो ही जाना चाहिए था। फ्रूट इज नॉट फ्रेश दैट टाइम। तो इसके अलावा फीमेल्स अपनी भी हाइजीन का ख्याल रखें, अपने नेल्स उनके जरूर कट होने चाहिए, उनमें क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि कुकिंग में ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ एकमात्र ऐसी बीमारी है जो गंदगी से ही आगे बढ़ती है, तो गंदगी का रोकना बड़ा ज़रूरी है। प्रेग्नेंट वुमेन खास तौर पे ख्याल रख सकती हैं कि अपना जहाँ वैक्सीनेशन कराना है, जो प्रेगनेंसी के दौरान इंजेक्शंस लगने हैं या ब्लड टेस्ट सैंपल देना है, वहाँ पे भी हाइजीनिकल पूरे मेजरमेंट्स लिए जाते हों। वहाँ जो लेबॉर्ट्री में नीडल्स यूज़ हो रही हैं वो फ्रेश हों। इवन ब्लड का कॉन्टैक्ट दूसरे के ब्लड के साथ बिल्कुल भी ना हो, जैसे कि सिरिंज यूज़ किया, किसी एक पेशेंट का ब्लड लिया फिर दूसरे पेशेंट का ले लिया, तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉन्शियस रहें और ध्यान रखें। और आदर डिलीवरी के वक्त भी, क्योंकि ब्लड कॉन्टैक्ट बहुत ईजिली होता है, हेपेटाइटिस जो सीरियस सी टाइप का बी और सी है वो ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से भी बहुत बढ़ते हैं। तो इस वजह से जहां आपकी डिलीवरी होनी है वहां पे क्या इंजेक्शंस यूज हो रहे हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हैं कि नहीं, ये सारी चीजें ध्यान रखने के बाद ही अपना जो डिसीजन है कि आपको कहाँ डिलीवरी करानी है वो सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ओवरऑल, अगर इन ऑल बात की जाए तो हाइजीन इज द मेन फैक्टर जिसका रोजाना जिंदगी में आप सबको ख्याल रखना है, अगर बात करें फीमेल्स की या फिर किसी और की भी। वैसे अभी हम बात करेंगे दीपिका के साथ। जी दीपिका। हाँ जी डॉक्टर। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। हाँ जी डॉक्टर, मैंने बात करनी थी। मुझे प्रॉब्लम रहती है एसिडिटी की। हाँ जी, मुझे गैस बहुत बनती है और खट्टी डकार हर टाइम आती रहती है, और मेरी ना राइट साइड पेन रहती है। राइट साइड ऑफ स्टमक पे पेन रहता है? जी 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 जी, स्टमक में राइट साइड पेन रहती है हर टाइम। और कई बार मुझे शाम के टाइम, जैसे सुबह सिर दर्द शुरू हुआ तो शाम के टाइम तक सिर दर्द होता रहता है राइट साइड पे। ओके, तो अभी एज कितनी है आपकी दीपिका जी? 42 इयर्स की हैं और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इनका? देखिए, एसिडिटी को ठीक रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं रहनी चाहिए, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखें। और इंदुकांतम कषायम 3 चम्मच पानी मिला के ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले लें। परवाल पंचामृत 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम थोड़े से ठंडे दूध के साथ लेना शुरू करें, आपकी जो तकलीफ है ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपको राइट साइड में तकलीफ रहती है, पेन रहता है, उसके लिए आप एक अल्ट्रासाउंड कराएं जिसमें लिवर का देखना बेहद ज़रूरी है कि लिवर की एनलार्जमेंट तो नहीं हो गई है या हेपेटोमेगाली तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आपको वहाँ पेन रहता है। क्योंकि पेन अल्सरेशन की वजह से भी रह सकता है जो आपको एसिडिटी क्रिएट कर रहा है, और लिवर के साइज बढ़ जाने की वजह से या डिसफंक्शनिंग की वजह से भी रह सकता है, तो इसका डायग्नोज होना बेहद ज़रूरी है। आजकल आने वाले 10-15 दिनों में कच्ची हल्दी बाजार में आनी शुरू हो जाएगी। आप छोटा सा हल्दी का पीस लें, उसमें सिर्फ नमक डालें, उसको सब्जी की तरह पकाएं और उसके साथ एक मील आप खाएं, आपकी जितने भी अल्सर्स हैं बॉडी में वो सब हील अप हो जाएंगे। इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करें, मुश्किल से 2 से 3 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, अभी बात करेंगे विनेश के साथ जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी विनेश। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून जी, बताइए। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था जिनको हेपेटाइटिस बी है अभी ना, तो
उनको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ओके, हेपेटाइटिस बी के लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं हाइजीन फैक्टर्स का ख्याल रखने के अलावा? देखिए, क्योंकि एलोपैथ में कुछ खास मेडिकेशंस इसके लिए नहीं है, इसलिए आपको थॉरली इस पे आयुर्वेद पे डिपेंड हो जाना चाहिए, लेकिन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। डाइट में आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, खासतौर पे मूली के पत्तों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गन्ने का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन हाइजीन का ख्याल ज़रूर रखें उसमें अगेन, क्योंकि पत्ते और गन्ना अगर आप बाज़ार से जूस लेते हैं तो ज़रूर मुमकिन है कि उसमें कंटामिनेशन हो, तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ग्लूकोज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, काशनी, गिलोय, मकोय और पुनर्नवा, इन चीज़ों को संभाग ले लें, पानी में भिगो के रखें रात भर, सुबह उसको बॉईल कर दें, जब पानी आधा रह जाए तो छान के आधा कप सुबह और आधा कप शाम देना शुरू करें। मूली के पत्तों के साथ मूली का रस भी हेपेटाइटिस बी से फाइट आउट करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत जल्दी उसको रिकवरी कराता है। तो आप खास ख्याल रखें, काशनी, गिलोय, मकोय और पुनर्नवा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। लिव 52 की ड्रॉप्स 2 चम्मच दिन में 3 बार देने से भी बहुत जल्दी उनकी जो हेल्थ है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी। ओके, इसी के साथ हम बात करेंगे चेतन के साथ। जी चेतन। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार चेतन जी, बताइए। मैं हेपेटाइटिस बी का पेशेंट हूँ, और लेकिन मुझे ये लीवर फंक्शन टेस्ट अभी एट प्रेजेंट नॉर्मल है, तो ये निगेटिव हो सकता है क्या मैम? हाँ, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। ये जो मैंने 4 चीज़ें, जो 4 जड़ी बूटियां आपको बताई हैं, इनका रेगुलर इस्तेमाल आप 3 से 6 महीने तक करें, आपका ये टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हाइजीन का ख्याल रखें, गन्ने का इस्तेमाल, गन्ने के रस का इस्तेमाल और मूली के पत्तों और मूली का रस का इस्तेमाल आप रेगुलर करना शुरू करें। फिर मैं दवाई रिपीट करती हूँ, काशनी, मकोय, गिलोय और पुनर्नवा, इन चीज़ों का क्वाथ यानी कि काढ़ा बना के आपने सुबह शाम आधा कप सुबह और आधा कप शाम पीना है। लिव 52 की ड्रॉप्स जो बेसिकली बच्चों के लिए होती हैं लेकिन बहुत कंसंट्रेटेड होती हैं, आप वो ड्रॉप्स लें, लेकिन उनको चम्मच से पिएं, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, आपका हेपेटाइटिस बी डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, अब इसी के बारे में और बातचीत करेंगे, और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हैं और किन बातों का ख्याल रख सकते हैं और भी ज्यादा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। हेपेटाइटिस के प्रति अवेयरनेस होने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए कुछ डूज होते हैं तो कुछ साथ ही साथ डोंट्स भी होते हैं। तो हेपेटाइटिस के भी कुछ डोंट्स हैं, डूज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो हम जानेंगे लेकिन इस कॉलर से बात करने के बाद। अभी हम बात करेंगे रोहित के साथ। जी रोहित। हेलो। हेलो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। बताइए। एक्चुअली मुझे जॉन्डिस हुआ था कुछ करीबन 10 साल पहले जी। तो अभी भी मेरी आईज कभी कभी येलो हो जाती हैं। एज कितनी है आपकी रोहित? मैं 32 ईयर्स। 32। जब 22 इयर्स के थे आई बिलीव तब जॉन्डिस हुआ था। कुछ और कहना चाहते हैं? कोई और सिम्टम है आपको? यूरिन का कलर या भूख ना लगना या उल्टियां आना? नहीं, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। ओके। आंखों का कलर कभी कभी येलो लगता है, ऐसा है तो कुछ खास आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप मुनक्के का इस्तेमाल करना शुरू करें और अंगूर खाना डाइट में शामिल करें। इसके अलावा जो ये 4 औषधियां मैंने बताई हैं, इसका पानी आप आधा कप सुबह शाम लेना शुरू करें, इससे आपके लिवर की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा खाली गिलोय भी अगर आप लेते रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। हल्दी कच्ची का इस्तेमाल भी आपकी इस प्रॉब्लम में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, कि उसको सब्जी की तरह बना के उसको एक डाइट में एक मील में सब्जी की तरह इस्तेमाल करें। ओके, इसी के साथ हम बात करेंगे फोन लाइन पर ज्योतिका के साथ। जी ज्योतिका। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून ज्योतिका, बताइए। हेलो मैम, एक्चुअली आई एम आस्किंग अबाउट माय हस्बैंड। जी। 42 years old and from the last few years उनका स्टमक बहुत अपसेट रहता है। ओके। एंड हमने पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया और कुछ टेस्ट भी करवाए, रिपोर्ट्स तो नॉर्मली आती है, लेकिन वो स्टमक अपसेट से बहुत प्रॉब्लम में है। स्टमक अपसेट से आपका क्या मतलब है? उनको बार बार मोशन जाना पड़ता है? एवरी मील के बाद उनको लगता है मुझे मोशन जाना है। इवन ड्रिंक्स भी लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स या मिल्क या कुछ भी खाते पीते हैं तो उन्हें मोशंस के लिए जाना पड़ता है। इसको गृहिणी रोग एक्चुअली कहा गया है। इसके लिए इनको लेना है कुटज घनवटी 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, साथ में विलवादी गुलिका 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम। इसके अलावा इनको छाछ का इस्तेमाल जरूर करना है। छाछ के साथ चित्रकादी वटी 2 सुबह और 2 शाम लेनी है। छाछ का मतलब है कि वो दही जिसमें से मक्खन निकाल दिया गया हो, वो जो लस्सी बनती है, सिर्फ दही को मथ के लस्सी बना लेना छाछ नहीं है। जिस दही में से बटर निकाल दिया गया है, जो
वो रेजिड्यू बचता है उसका इस्तेमाल करना है भुने हुए जीरे और भुने हुई अजवाइन के पाउडर के साथ। तो ऐसा करेंगे तो 3 से 4 महीने में उनकी जो ये प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये संग्रहणी रोग है, इसमें ये तकलीफ बराबर बनी रहती है, इसलिए इसका इलाज 3 से 4 महीने आप रेगुलर करें। डाइट का ख्याल रखें, पानी का ख्याल, डाइट के ख्याल का मतलब है कि सुपाच्य खाना खाएं, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, पानी ज़रूर बॉइल्ड पिएं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन आगे कॉन्टिन्यूस ना हो इसके लिए इसका ख्याल रखें। साथ में परवाल पिष्टी भी 2 पिंच सुबह शाम शहद या मलाई के साथ ही ले सकते हैं। ओके, अभी बात करेंगे रंजना के साथ जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी रंजना। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए रंजना, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 सवाल है। एक तो ये है कि मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है जी, वो 65 साल के हैं और आप क्लिनिक पे कब मिलोगे वो टाइम बता दो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को ना एक बार इन्फेक्शन हो गया था पेट में, लीवर में, बाहर का खाकर, तो क्या मैं हेपेटाइटिस टेस्ट करवाऊं? ओके, क्या हो सकती है इनकी प्रॉब्लम्स के साथ? देखिए मम्मी का जो आपका ट्रीटमेंट है वो उनके टेस्ट क्या है वो आप हमें बता सकती हैं। मीनवाइल आप बलारिष्टम और अश्वगंधा रिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ आप दे सकती हैं उनको। और योगराज गुलों की 2 टैबलेट सुबह शाम आप इनको खाने को दें और मसाज कराएं महानारायणम तेलम और सहचरादि तेलम को मिक्स करके उसके साथ। क्लिनिक में मैं सारा दिन मिलती हूँ जब मैं प्रज्ञा पे नहीं होती हूँ उसके अलावा। और आपको जो इन्फेक्शन बाहर खाने की वजह से हुआ है, अगर उसके और सिम्टम्स दिखते हैं कि आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने के बाद वॉमिटिंग आती है, लो ग्रेड या हाई ग्रेड फीवर अक्सर बना रहता है, तो आप जरूर इसके लिए टेस्ट करा लें। ओके, डाइट में भी कुछ एक बातों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ डोंट्स भी हो सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं बचा है, तो मैं चाहूँगी कि बहुत ही शॉर्ट में आप बताएं कि डाइट में किन चीज़ों को हमें नो कहना है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है। देखिए, जिन लोगों को हेपेटाइटिस हो गया है उनके लिए कम से कम 3 से 6 महीने डाइट में परहेज रखना ज़रूरी है। उनको फैट का कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना है। घी, बटर और ऐसी तली हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि जॉन्डिस बहुत जल्दी रिलैप्स भी होता है, ठीक होने के बाद भी रिलैप्स होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। टबैको को बिल्कुल बंद करें, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, क्योंकि इंटीरियर में फीमेल्स भी हुक्का पीना या बीड़ी पीना जैसे तरीके अपनाती हैं, उनको वो भी अवॉइड करना है। और इसके अलावा पानी 6 महीने तक कम से कम ये ध्यान रखें कि आप बहुत ही कॉन्शियस होकर खाएं, बाहर बिल्कुल ना खाएं, कॉन्स्टिपेशन ना रहने दें और हमेशा अपने यूरिन और स्टूल का कलर चेक करते रहें। ओके डॉक्टर विभा, आप यहाँ पर आई, आपने इतनी सारी बातें बताई कि हेपेटाइटिस में किन बातों का ख्याल रखना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।